अध्याय 57। दिनेश, क्या ये सच में ठीक हो गया? प्रीतम ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए तुरंत एक कप अनमोल साफ पानी से भर लिया। उसने ध्यान से उसे सूंघा, उसकी आंखें चमक उठीं। स्वच्छ और साफ, कोई अजीब गंध नहीं। ये निश्चित रूप से उपयोग करने लायक है। बेशक, सुमी ने उत्साह से कहा। हमने हमेशा इसी शोधक पर भरोसा किया है। अगर आप छानने के बाद पानी उबालते हैं तो ये पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीतम ने सिर हिलाया और तुरंत अपने वॉकी टॉकी को उठाकर व्यापार के लिए अपने काफिले को बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुमी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राघव को डिब्बाबंद भोजन का एक बड़ा डिब्बा सौंपा। आपने बहुत बड़ी मदद की है। राघव ने डिब्बा स्वीकार किया और जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने सुना है कि आप लोग भी सिंगूर सिटी जा रहे हैं। सही कहा, सुमी ने पुष्टि की। सिंगूर सिटी गृह कक्षीय रेल के लिए प्रवेश द्वारों में से एक है। खबर है कि दाजू पर्वत सुरंग अवरुद्ध है, इसलिए बहुत से लोग वहां से गुजरकर शिंगचेंग की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। शिंगचेंग? राघव एक पल के लिए मौन हो गया। ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोग लोंगगुओ के बड़े शहरों में से किसी एक की ओर भागना चुन रहे थे। भले ही वे शहर खतरे में हों, फिर भी उनके पास छोटे कस्बों की तुलना में अधिक संसाधन और बुनियादी ढांचा था। जैसे जैसे और लोग राघव के पास मरम्मत के लिए आने लगे, सुमी के शोधक की सफलता से प्रेरित होकर उसने चुनिंदा रूप से कुछ और अनुरोधों को पूरा किया। उसने एक बड़े काफिले के लिए एक इंफ्रारेड डिटेक्टर की मरम्मत की, उसका ब्लूप्रिंट अपने ज्ञान में एकीकृत किया और काम के बदले में एंटीबायोटिक दवाओं का एक डिब्बा लिया। सुमी और प्रीतम के साथ पहले हुई बातचीत ने उसे उनकी यात्रा के दौरान दवाओं के गंभीर महत्व की याद दिला दी थी। हालांकि राघव ने अन्य अनुरोधों को मना कर दिया, जैसे कि टूटी हुई स्टीयरिंग रॉड और खराब इंजन वाले वाहन की मरम्मत करना या एक निम्न श्रेणी के ड्रोन को ठीक करना। कार के लिए बिना वेल्डिंग उपकरण के मौके पर ही उसकी मरम्मत करना असंभव था। जहां तक ड्रोन की बात है, वह एक सामान्य मॉडल था और हिमेश की बख्तरबंद कार पर लगे ड्रोन की तुलना में उस पर प्रयास करना उचित नहीं था। उसने जानबूझकर अपने यांत्रिक कौशल को कम करके दिखाया। शोधक को ठीक करना शिविर में सद्भावना स्थापित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का अति प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। यदि वह बहुत कुशल दिखता, एक ही रात में शोधक, स्टीयरिंग सिस्टम और ड्रोन सब कुछ ठीक कर दे, तो लोग उससे अगले रॉकेट इंजन को ठीक करने की उम्मीद करने लगेंगे। कैप्टन राघव, भीड़ छटने और बचे हुए लोगों के रात के लिए जाने की तैयारी करने पर एक आवाज आई। राघव और किकी अपने ट्रेन में लौटने ही वाले थे, मुड़े तो देखा कि दिनेश मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसका एक आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिसके पास दो अजीब उपकरण थे। भाई यून, उस आदमी ने राघव को संबोधित करते हुए उपकरण राघव को सौंप दिए। एक संशोधित रेडियो था, दूसरा एक घड़ी जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में वह सोल वेव डिटेक्टर था जिसे राघव देखने के लिए उत्सुक था। ये रहा डिटेक्टर, साथ ही इसका ब्लूप्रिंट, दिनेश ने लापरवाही से कहा। राघव ने उपकरण की जांच की। एक तांबे की चादर से बना हथेली के आकार का अर्धगोलाकार यंत्र, जिसके चारों ओर महीन लोहे की तारें लिपटी हुई थीं। नीचे एक फिल्टर मॉड्यूल लटका हुआ था और इसे संचालित करने के लिए एक पोर्टेबल पावर स्रोत की आवश्यकता थी। ये चीज हस्तनिर्मित है, जटिल लग रही है, राघव बुदबुदाया। इसका एक ब्लूप्रिंट है, किकी ने आगे बढ़कर योजनाबद्ध आरेख की तस्वीर लेने के लिए कहा। राघव ने उसे नहीं रोका। जब वह ब्लूप्रिंट ले रही थी तो उसने चुपचाप अपना मैकेनिकल हॉट सक्रिय किया और तुरंत डिटेक्टर को स्कैन कर लिया। ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। अज्ञात सिग्नल डिटेक्टर, मॉडल N01। डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था, हालांकि फिल्टर एक चुनौती पेश करता था। यदि वह आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए घरेलू उपकरणों से कबाड़ निकाल सके तो इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि डिवाइस को संचालन के लिए लाल बीन्स की आवश्यकता थी। दिनेश ने समझाया कि डिटेक्टर लाल बीन्स के अंदर निहित ऊर्जा का उपभोग करता है, जो एक सीमित जीवनकाल वाले व्यययोग्य संसाधन थे। जैसे कि किकी ने ब्लूप्रिंट की तस्वीरें लीं, दिनेश की आंखें जिज्ञासा से चमकीं। ये देखकर कि राघव की टीम एक विशाल ट्रेन को कैसे शक्ति दे सकती थी और संचालित कर सकती थी, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ संदेहों को एक साथ जोड़ा, लेकिन उसने उन्हें आवाज न देने का फैसला किया। इसके बजाय दिनेश ने टिप्पणी की, जब शहरों में औद्योगिक प्रणालियां कार्य कर रही थीं, तब ऐसे उपकरण सस्ते थे। लेकिन अब, जब बचे हुए लोग साफ पानी भी सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज बनाना दुर्लभ उपलब्धि है। राघव ने सिर हिलाया। डिटेक्टर दिनेश को लौटा दिया। धन्यवाद, मैं इसका और अध्ययन करूंगा। शुभकामनाएं, दिनेश ने जवाब दिया।
राघव ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सीधे पूछा, कैप्टन दिनेश, आपने आज रात कैंपफायर सभा का आयोजन किया। फिर भी मैंने आपको कोई तत्काल आवश्यकता व्यक्त करते हुए नहीं देखा। आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से क्यों आमंत्रित किया? क्या आप भी सोच रहे हैं कि मैंने आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने पर जोर क्यों दिया? दिनेश ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, राघव के अनकहे सवाल को भांपते हुए। राघव ने एक भौं उठाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शिविर में हवा का एक ठंडा झोंका आया। राघव के सामने खड़े होकर दिनेश ने अपना हाथ बढ़ाया। बर्फीली हवा संघनित होती हुई लगी, जिससे उसकी हथेली में एक शक्तिशाली भंवर बन गया। एक क्षण बाद उसने अपने हाथों को ताली बजाई और भंवर गायब हो गया। वाह! किकी चिल्ला उठी, आप हवा को नियंत्रित कर सकते हैं। इस क्षमता के अपने फायदे हैं, दिनेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूं और उन जगहों पर पहुंच सकता हूं जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं आपका दृष्टिकोण भी समझता हूं, कैप्टन राघव। खतरनाक परिस्थितियों से होकर एक काफिले का नेतृत्व करना आपको सतर्क और चौकस बनाता है। यह एक अच्छी बात है। सर्वनाश में जीवित रहना कोई आसान काम नहीं है। आपने कैंपफायर आयोजित करने के मेरे उद्देश्य के बारे में पूछा। कारण सरल है, दिनेश ने जारी रखा। तर्कसंगत दृष्टिकोण से मैंने हमेशा ट्रेनों की प्रशंसा की है। अगर मेरी क्षमता विंडवॉकर न होती तो मैं आपकी तरह एक चलती फिरती किला बनाना चाहता। आपकी क्षमताओं के बावजूद अंधेरे में गाड़ी चलाने के लिए साहस और ताकत चाहिए। मैं इसका सम्मान करता हूं। और व्यक्तिगत स्तर पर, दिनेश ने भरोसा दिलाने वाली ईमानदारी के साथ कहा, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन और मृत्यु अनिश्चित हैं, दुश्मन बनाने से बेहतर दोस्त बनाना है। राघव हैरान दिखा, ये सब केवल अन्य बचे हुए लोगों से मिलने के लिए? बिल्कुल। हर दिन जीवन और मृत्यु के कगार पर रहना, उपयोगी जानकारी और सहायता अक्सर अस्तित्व और मौत के बीच का अंतर हो सकती है, दिनेश ने स्पष्ट रूप से कहा। शायद यही वह चीज़ है जो हमें उन भयानक चीज़ों से अलग करती है। वह मुड़ा और अपने छोटे आदमियों में से एक को खींचकर पास लाया, उसके बालों को सहलाया। ये लोग जो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, वे हमेशा सिर्फ भाग्य से जीवित नहीं रहे। रास्ते में हमें भी बहुत मदद मिली। हाँ, मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना ही सही तरीका है। लगभग 17 या 18 साल के युवा ने चमकदार ढंग से कहा, उसकी आंखें आशावाद से भरी थीं। राघव का भाव नम्र हो गया। दिनेश के शब्दों ने दिल को छू लिया। धन्यवाद। अगर मैं कभी आपके द्वारा आयोजित किसी और कैंपफायर में आता हूं, तो मैं निश्चित रूप से शामिल होऊंगा। दिनेश मुस्कुराया, अपने हाथ फैलाए। देखा, इसका मतलब है कि मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये कहकर उसने पूरे क्षेत्र पर अपनी नज़र दौड़ाई, विदाई में हाथ उठाया और चला गया। शुभकामनाएं। रात की बातचीत राघव के समूह के लिए अत्यधिक उत्पादक रही थी। उन्हें सोल वेव डिटेक्टर के लिए ब्लूप्रिंट मिला, एक लाल बीन सुरक्षित किया और मूल्यवान जानकारी का एक धन जमा किया। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, दिनेश का युवा साइकिल सवार अचानक राघव के वाहन के पास आया। अरे भाई, यून ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा है, डाक रेडियो का उपयोग करते समय इसे 1542 पर ट्यून न करें। राघव का भाव गंभीर हो गया। वही भयानक स्टेशन जिसका तुमने उल्लेख किया था। बिल्कुल, सावधान रहना। ये कहकर वह युवा रात में साइकिल चलाकर चला गया। 1542। पीछे बैठी किकी असमंजस में दिखी। ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन है। क्या सच में राक्षस दिखाई दे सकते हैं? सावधान रहना बेहतर है, राघव ने बिग टॉवर को वाहन शुरू करने का इशारा करते हुए कहा। इन चीज़ों के बारे में जिज्ञासु होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिज्ञासु? मैं जिज्ञासु नहीं हूँ, मैं भूतों से डरती हूँ। किकी सिहर उठी, खुद को गले लगाते हुए। अब मैं वह सुनने के बाद रेडियो का उपयोग करने से भी डर रही हूँ। चलो वापस चलते हैं, राघव ने एक पल के लिए सोचा। सबसे पहले उन्हें अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की ज़रूरत थी। उसका इरादा रात में सामग्री खंगालने और ट्रेन के अनावश्यक घटकों का उपभोग करने का था। फिर वह सोल वेव डिटेक्टर बनाने पर काम करेगा। हाथ में सिर्फ एक लाल बीन होने के कारण उसकी प्राथमिकता रेडियो को जोड़ना थी। महत्वपूर्ण जानकारी से चूकना उन्हें भारी पड़ सकता था। इंजन गरज उठे क्योंकि अस्थायी शिविर में 100 से अधिक वाहन चलने लगे। उनकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। कुछ काफिले विभिन्न चौराहों पर अलग हो गए, जबकि अन्य सुरक्षा के लिए एक साथ समूहित हो गए और तेजी से रात में गायब हो गए। शोर ने पास के जंगल में ज़ोंबियों को हिलने डुलने के लिए उकसाया। उनकी दहाड़ें अंधेरे में गूंज उठीं, जिससे पलायन के लिए एक अशुभ पृष्ठभूमि जुड़ गई।
दिनेश का वाहन, बड़े टायरों वाला एक भारी संशोधित ऑफ रोड ट्रक, अपनी मोटरसाइकिल को पीछे से कसकर बांधे हुए था। ड्राइवर की सीट पर दिनेश ने राघव की प्रस्थान करती जीप की टेल लाइट्स को देखा। लगता है वे भी सिंगूर सिटी के माध्यम से ग्रह कक्षीय रेल में प्रवेश करने और वानयुवान गॉज के उच्च ऊंचाई गलियारे को पार करने का लक्ष्य बना रहे हैं, उसने विचार किया। चमड़े की जैकेट पहने यात्री सीट पर बैठी रीमा ने टिप्पणी की, चढ़ाई गलियारा युगों से बिजली से बाहर है। बिना टो के बचे हुए लोगों के वाहन उस पर नहीं चढ़ सकते, अकेले उसके जितनी भारी ट्रेन की तो बात ही क्या। दिनेश हल्के से हंसा। सच, पिंग झील में बड़ी भयानक संस्थाएं घूम रही हैं और दाजू पर्वत सुरंग पूरी तरह से अवरुद्ध है। वानयुवान गॉज को पार करने के लिए आपको दाजू पर्वत श्रृंखला से होकर 1000 किलोमीटर से अधिक का चक्कर लगाना होगा। ध्रुवीय रात के दबाव और लाश पालकों के पीछे के हिस्से को काटने के साथ, मैं शर्त लगाता हूं कि सिंगूर सिटी में रिंग स्टार 1 के उच्च कक्षीय गलियारे के लिए कोशिश करने वाले लोगों की भीड़ होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि कैप्टन राघव के पास वहां ऊपर पहुंचने का कोई तरीका है। आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? रीमा ने संदेहपूर्वक पूछा। अपने धूप का चश्मा फिसलते हुए दिनेश ने अटूट आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराहट दी। सिर्फ 5 लोगों के साथ रात में 3 इंजनों को चलाना पूर्ण रूप से निडर। हाँ, मुझे उस आदमी से बहुत उम्मीदें हैं। ये कहकर उसने गैस पैडल दबा दिया। इंजन गरज उठा क्योंकि उसका वाहन रात में तेजी से निकल गया। अध्याय 58 तैयारियां। प्लेटफॉर्म पर वापस आकर राघव और समूह ने जीप को ट्रेन पर लादा और अपने डिब्बे में लौट आए। इंजन की गहरी गड़गड़ाहट और पहियों की खड़खड़ाहट के साथ ट्रेन ने रामपुरहाट स्टेशन से प्रस्थान करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम वहां थोड़ी देर और रुकोगे, पूनम ने राघव के निर्णायक प्रस्थान को देखते हुए टिप्पणी की। रुकने का समय नहीं है, राघव ने सांस छोड़ी, खिड़की के बाहर घने अंधेरे को घूरते हुए। उसे कब्जे में लिए गए वाहनों और विशाल इंजन को खत्म करने के लिए समय का सदुपयोग करना था। जमीन पर रखे आग्नेयास्त्रों पर नजर डालते हुए राघव की निगाह उत्सुकता से पूनम की ओर मुड़ी। क्या तुम राजिता से बंदूकें चलाना सीख रही हो? पूनम एक पल के लिए ठिठकी, फिर घबराहट में सिर हिलाया। ज्यादातर समय मैं किसी काम नहीं आती। ये देखकर कि राजिता भी अपनी उम्र में आग्नेयास्त्रों को संभालना जानती है, मैंने सोचा कि मुझे भी सीखना चाहिए। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। सर्वनाश में अधिक आत्मरक्षा कौशल सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। अब जब उनके पास हथियारों का अच्छा भंडार था, पूनम बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने राजिता से आग्नेयास्त्रों के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि राजिता ठीक से विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन वह युवा लड़की चतुर और मेधावी थी, जो अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व थी। उसने शुरू में राज से सीखा था और तब से वह उत्तरोत्तर अधिक कुशल हो गई थी। जबकि उसे हैंडगन या राइफल पसंद नहीं थी, वह अक्सर ग्रेनेड लॉन्चर चलाती थी। हालांकि उसके VOG 25-40 mm ग्रेनेडों की संख्या कुछ ही राउंड तक कम हो गई थी। राघव ने इसका ब्लूप्रिंट स्कैन कर लिया था, लेकिन उसके पास गोला बारूद के लिए सामग्री की कमी थी, खासकर नाइट्रोजन आयन लवण जैसे उच्च ऊर्जा विस्फोटकों की, जिन्हें कम समय में हासिल करना मुश्किल था। बुरे आदमी, जल्दी करो और वह रेडियो ठीक करो, किकी ने आग्रह किया। राघव ने सिर हिलाया और अपना रेडियो निकाला और दिनेश के निर्देशों का पालन करते हुए एक साधारण फ्रेमवर्क डिवाइस बनाने के लिए अपना मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस खोला। जल्द ही राघव ने एक ब्लूप्रिंट पूरा कर लिया और बाहरी हिस्से को सख्त प्लास्टिक की एक परत से ढक दिया। उसके हाथ में सफ़ेद रोशनी के एक चमक के साथ तांबे की चादरें और काला प्लास्टिक उसके विघटन स्थान से निकले और तेजी से एक रेडियो का बाहरी फ्रेम बना दिया। फिर उसने एक अजीब गहरे लाल रंग का रक्त क्रिस्टल बाहर निकाला। समूह ने आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें गहरे लाल रंग के मनके पर टिकी थीं। क्या ये वही है जो रात के प्राणियों ने पीछे छोड़ा है? राजिता ने डर से भरे चेहरे के साथ पूछा। किकी ने करीब से देखने के लिए उसे उठाया। ये छूने में ठंडा है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई ऊर्जा बह रही है। सावधान रहना, राघव ने चेतावनी दी। चूंकि यह इंसानों की चीज नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए। फीनिक्स फेडरेशन इसके फायदों का प्रचार करता है, लेकिन किसे पता कि इसके दुष्प्रभाव हैं या नहीं। ये सुनकर किकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से क्रिस्टल को वापस राघव की हथेली में रख दिया। अच्छा विचार है, तुम्हें रेडियो ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। उसे वापस लेते हुए राघव ने उस भयानक रक्त क्रिस्टल को पहले से डिजाइन किए गए स्लॉट में डाल दिया। सभी की चौकस निगाहों के सामने उसने रेडियो को चालू कर दिया।
एक अजीब ऊर्जा नाड़ी हवा में गूंजती हुई लगी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जज जज फेडरल रेडियो वायबी क्षेत्र बुलेटिन। दालुओ पर्वत के उत्तरी ढलानों के पास तीव्र सोल वेव उतार चढ़ाव का पता चला है। सिंगूर और मेपल सिटी की ओर रूट्स G1523 और X556 पर यात्रा करने वाले बचे हुए लोगों को मार्ग बदलने की सलाह दी जाती है। ये चेतावनी फीनिक्स फेडरेशन बचाव संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। वाह, ये सच में काम करता है, किकी चिल्ला उठी। जज सिटी चेतावनी। सिंगूर सिटी में रिंग स्टार पोर्ट 1 ने संचालन बंद कर दिया है और बड़ी संख्या में बचे हुए लोगों के काफिले वहां अवरुद्ध हैं। बचे हुए लोगों को शहर में इकट्ठा न होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि महत्वपूर्ण ज़ोंबी झुंड और भयानक संस्थाएं मौजूद हैं। ये बेहद खतरनाक है। चक्कर लगाने की सलाह दी जाती है। पूनम ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह ढक लिया। राघव, भोपाल एक्सप्रेस लाइन का JY 3365 रेलखंड दालुओ पर्वत के उत्तरी ढलानों से होकर गुजरता है। वहाँ कई सुरंगें हैं। मुझे पता है, राघव ने सिर हिलाया। लेकिन अगर रिंग स्टार पोर्ट 1 के चढ़ाई चैनल सेवा से बाहर हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी ट्रेन चुंबकीय कर्षण का उपयोग करके उच्च ऊंचाई वाले ट्रैक तक नहीं पहुंच पाएगी? राजिता ने चिंतित होकर पूछा। रिंग स्टार ऑर्बिट फेडरल सरकार द्वारा ब्लू प्लैनेट पर निर्मित एक ग्रह पैमाने की इंजीनियरिंग चमत्कार थी। ये सिर्फ एक रेलवे प्रणाली नहीं थी, बल्कि समुद्र, भूमि और उच्च ऊंचाई वाले मार्गों को घेरने वाली एक विशाल परियोजना थी। उच्च ऊंचाई गलियारे जैसी रूट्स में न केवल कई ट्रैक थे, बल्कि वानयुवान गौज और दाजू पर्वत श्रृंखला जैसी छोटी दूरी को पार करने के लिए वाहन लिफ्ट भी थे। चिंता मत करो, राघव की आंखें चमक उठी जब उसने पूनम की ओर देखा। मैंने इस पर पहले ही विचार कर लिया है। अधिक चिंताजनक बात दालुओ पर्वत के उत्तरी ढलानों पर संभावित जोखिम है। राजिता ने अपनी जिज्ञासु निगाह पूनम की ओर मोड़ी, ये देखते हुए कि उसने तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ सहमति में सिर हिलाया। पूनम जानती थी कि राघव किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन इंजन को शुरू में रिंग स्टार ऑर्बिट के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय करते हुए राघव ने वेल 03E को शुरू किया। इंजन के फ्रंट एंड टर्बाइन ने सिस्टम जांच के लिए धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। एक बार उच्च गति वाले रूट्स और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के लिए एक साहसी डिज़ाइन माना जाने वाला इस प्रकार के गैस टर्बाइन को अंततः विद्युत चुंबकीय कर्षण प्रणालियों के परिपक्व होने के साथ चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था। जैसे ही उनके पैरों के नीचे जानवर जैसी आवाज़ गूंजी, राजिता और राज ने आश्चर्य की निगाहों का आदान प्रदान किया, जो राघव की योजना से स्पष्ट रूप से उत्सुक थे। बुरे आदमी, ये सुनो, किकी ने बातचीत में बाधा डाली, उसे M07 फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हुए जिसका दिनेश ने उल्लेख किया था, जो वानडरर अलायंस द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक चैनल था। रेडियो से एक आदमी की आपातकालीन आवाज़ आई। यह आयरन फोर्ट्रेस काफिला है, रामपुर हाट, यूची, पिंगा झील और पूर्वी पहाड़ों में उन लोगों को चेतावनी दे रहा है। हमने हेंगसी गांव में ब्लैक रेवन चौकड़ी को देखा है। उन्होंने यहाँ सभी बचे हुए लोगों का संहार कर दिया है। किसी भी पास के काफिले को सावधान रहना चाहिए। दोबारा पुष्टि, हरे और काले भित्तिचित्र, स्पाइक्ड पहियों वाले 4 संशोधित ऑफ रोड वाहन। ये चारों हिंसक लुटेरे हैं और उनमें से 3 क्षमता उपयोगकर्ता हैं। अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ें। 4 लोग, 4 कारें और 3 क्षमता उपयोगकर्ता। राजिता ने चौंके हुए चेहरे के साथ कहा। कितने कमीने हैं। राघव की अभिव्यक्ति गहरी हो गई जब उसने किकी की ओर देखा। लगता है कि तुमने जिस अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 का उल्लेख किया था, वहां जाना आसान नहीं होगा। किकी ने राघव की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया होगा, क्योंकि उसने जल्दी से अपने फ़ोन पर एक नक्शा निकाला, उसे स्क्रॉल किया और फिर उसे राघव को सौंप दिया। देखो, ये खंड यूची से एक शाखा लाइन के साथ एक चक्कर दिखाता है। ये पिंगर झील के माध्यम से दालुओ पर्वत के दक्षिणी ढलान के चारों ओर जाता है, लेकिन नक्शा यहाँ और कोई मार्कर न होने के कारण कट जाता है। यूची स्टेशन और सिंगूर के बीच एक बड़ा माल भाड़ा टर्मिनल भी है। एक शाखा लाइन वहां से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि क्यों? राघव ने भान सिकुड़ी और पूनम की ओर एक जिज्ञासु नजर डाली, उसकी अंतर्दृष्टि की तलाश में। यह असामान्य नहीं है, पूनम ने विचारपूर्वक जवाब दिया। बिना निशान वाले क्षेत्र आमतौर पर सैन्य स्थल होते हैं, जैसे आरामबाग का सामरिक क्षेत्र या निगमों या खदानों से संबंधित निजी रेल लाइनें। लेकिन दालुओ पर्वत में कोई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन नहीं लगते हैं, इसलिए शायद ये अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, किकी ने आत्मविश्वास से दखल दिया।
अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 को दालुओ पर्वत के पास होना चाहिए। पूर्व फेडरल सरकार ने इसके निर्माण के लिए पहाड़ को खोखला कर दिया होगा। इतनी बड़ी परियोजना के लिए रेल परिवहन आवश्यक रहा होगा। यदि यह एक नई लाइन है और चिन्हित नहीं है या फेडरल सरकार द्वारा जानबूझकर छिपाई गई थी तो ये पूरी तरह से समझ में आता है। और भी, वह राघव की ओर मुड़ी। दालुओ पर्वत के दक्षिणी ढलान को लेने से फेडरल रेडियो रिपोर्ट में उल्लिखित खतरनाक क्षेत्र को दरकिनार किया जा सकेगा। जहां तक यह अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 की ओर ले जाता है या नहीं, उस पैमाने की परियोजना के साथ एक संक्षिप्त जांच भी इसकी पुष्टि कर देगी। राघव की आंखें चमक उठीं, उसने तुरंत किकी के इरादे को समझ लिया। सबसे बुरी स्थिति में अगर लाइन एक डेड एंड निकली तो वे हमेशा वापस मुड़ सकते थे। चक्कर सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर का था। यदि किकी का अंदाज़ा सही था तो वे दोनों अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 की जांच कर सकते थे और फेडरल रेडियो द्वारा उल्लिखित भयानक क्षेत्र से बच सकते थे। यह एक उत्कृष्ट योजना थी। राघव जानता था कि एक बार जब वे रिंग स्टार ऑर्बिट में प्रवेश कर लेंगे तो उनका सामना विभिन्न रेल क्षेत्रों से होगा। उच्च ऊंचाई वाले गलियारे, रेगिस्तान, आदिम जंगल, नो मैंस लैंड, गहरे महासागर और रसातल क्षेत्र। इन सभी स्थितियों के लिए साधारण स्टील ट्रैक पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए ट्रेन के प्रणोदन और ड्राइविंग सिस्टम को अपग्रेड करना आवश्यक होगा। इसे प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल हॉट महत्वपूर्ण था, लेकिन मैकेनिकल स्कैनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कुंजी थी। उन्नत तकनीकी प्रणालियों तक पहुंच के बिना स्कैन और ब्लूप्रिंट करने के लिए राघव की क्षमताएं बुनियादी आग्नेयास्त्रों और घरेलू गैजेट्स बनाने तक सीमित होंगी जो खास उपयोगी नहीं थे। जैसा कि किकी ने उल्लेख किया, ऊर्जा स्रोत, उच्च ऊर्जा हथियार, स्वायत्त कवच और प्रणोदन तंत्र जैसी प्रणालियां सभी ऐसी चीजें थीं जिन्हें राघव ने कभी नहीं देखा था, लेकिन वह उन्हें स्कैन करने के लिए बेताब था। फेडरल गवर्नमेंट की अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 ने ऐसी प्रौद्योगिकियों को उजागर करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत किया और राघव जांच करने के लिए दृढ़ था। मैं सहमत हूं, पूनम ने कहा, लेकिन उस खंड के साथ अज्ञात रेल स्थितियां जटिल हो सकती हैं। दिन के उजाले में यात्रा करना सबसे अच्छा है। राघव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे इन्फिनिट ट्रेन को एक खुले मैदान में रोक दिया। तो ये तय हो गया है। आज रात हम पहले आराम करेंगे। पूनम, हमारी सामान्य व्यवस्था के अनुसार तुम रात की पाली का पहला आधा हिस्सा लोगी। चूंकि यूची चक्कर में एक अनछुआ मार्ग शामिल था, सड़क की स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए दिन के दौरान यात्रा करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। इस बीच राघव ने अपने कब्जे में मौजूद अंतिम माल भाड़ा इलेक्ट्रिक इंजन को खत्म करने की योजना बनाई, एक कार्य जो बहुत समय और ऊर्जा की खपत करेगा। RG-7F इलेक्ट्रिक इंजन में ज़्यादा आरक्षित शक्ति नहीं थी, इसलिए अंधेरे में आगे बढ़ने के बजाय राघव ने पहले इस बोझ को खत्म करने, अपनी ताकत ठीक करने और दालुओ पर्वत के अज्ञात दक्षिणी ढलान पर भोर में नई शुरुआत करने का फैसला किया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद समूह ने कार्यों को विभाजित कर दिया। जिन्हें आराम की ज़रूरत थी वे सोने चले गए, जबकि पूनम और राजिता ने पुनः प्राप्त डिब्बाबंद वस्तुओं को छांटा और उन्हें क्रम में रखा। जल्द ही ट्रेन की बत्तियां बंद कर दी गईं। राघव, हालांकि, ट्रेन के पीछे गया, कार 5 के हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट को खोला। वह पीछे के विशाल माल भाड़ा इलेक्ट्रिक इंजन के पास पहुंचा, 100 टन के उस विशालकाय को खत्म करने के लिए तैयार। अध्याय 59, आधी रात। किकी ने अभी अभी राघव की योजना के आधार पर जल ऑक्सीजन परिसंचरण प्रणाली का प्रोटोटाइप बनाया था। बारिश के पानी के दूषित होने और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण राघव कार 3 को साफ करने की तैयारी कर रहा था। उसका इरादा इसे इंजन के पानी की टंकी से जोड़ने, एक शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित करने और सुरक्षात्मक रोपण कैबिनेट लगाने का था। साफ पानी, ताज़ी हवा और पौधे व सब्जियां उगाने की क्षमता ऐसी अवधारणाएं थीं जिन्हें राघव ने पहले भी प्राथमिकता दी थी। लेकिन प्रीतम द्वारा रात की बारिश में दूषित पानी का उल्लेख करने के बाद राघव ने एक ऐसा डिब्बा बनाने की और भी अधिक तत्काल आवश्यकता महसूस की। बर्फ और हिमपात, जीवाणु युक्त काली बारिश और वैश्विक वनस्पतियों और जीवों के आसन विलुप्त होने के साथ ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण था। कार 2 में सूचना केंद्र में लगे कंप्यूटरों की हल्की चमक केबिन को रोशन कर रही थी। सिस्टम ट्रेन के रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे, जिससे ट्रेन के आगे की सीमित निगरानी संभव हो रही थी। बाहर रात अंधेरी और ठंडी थी, एक तीखी हवा चुप्पी को चीर रही थी। ट्रेन की ताप प्रणाली पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई थी, जिससे डिब्बों में ठंडक बनी हुई थी। किकी और राजिता पहले ही सो चुके थे। पूनम ड्राइवर के केबिन में पहरा दे रही थी और राज कार 5 के पीछे स्टैंड बाय पर खड़ा था। राजिता,
एक नर्म आवाज चुप्पी को तोड़ती हुई धीरे से राजिता का नाम पुकार रही थी। आधी नींद में राजिता ने सहजता से अपनी आंखें खोलीं, ऊँघते हुए आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश की। ट्रेन में अंधेरा था, बत्तियां बंद थीं। बाहर हाथ बढ़ाते हुए उसने ब्लैकआउट पर्दे को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे बख्तरबंद जाली से छनकर आती हल्की तारों की रोशनी डिब्बे के अंदर की वस्तुओं को हल्का हल्का रेखांकित कर रही थी। क्या यह उसका भ्रम था? राजिता ने सोचा कि उसने एक आदमी की आवाज़ अपना नाम पुकारते हुए सुनी है। उसने राघव को खोजने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने पर्दे से अपना हाथ नीचे करना शुरू किया, तभी उसे अचानक खिड़की के बाहर एक छाया दिखी। यह एक आकृति थी जो स्थिर खड़ी थी। उसका ऊपरी शरीर अंधेरे में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा धुंधला था। चौंककर राजिता की उंगलियां कांप उठीं। वह महसूस कर सकती थी कि वह छाया सीधे उसी को घूर रही थी। भाई राघव, उसने सतर्कता से पूछा, दूसरे हाथ से अपने कंबल को कसकर पकड़ लिया। एक असुविधा की भावना उसके ऊपर रेंग रही थी। अगर यह राघव होता तो वह उसे बाहर से क्यों पुकारता? आसपास भयावह शांति थी, उसकी आवाज़ शांत डिब्बे में तेजी से गूंज रही थी। उसने बिस्तर के किनारे पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे की किकी को सतर्क करने की उम्मीद में। क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकती हो? छाया ने धीरे से कहा। बाहर बहुत ठंड है। खर्रर्रर्र, खर्रर्रर्र। धातु पर नाखूनों के धीरे धीरे घसीटने की आवाज़ ने चुप्पी को तोड़ दिया। फिर आवाज़ बंद हो गई। बाहर की छाया गायब हो गई। राजिता का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह आगे झुककर और जांच करने वाली थी कि तभी एक पीला, विकृत चेहरा एक खुले मुंह के साथ खिड़की से टकराया। धमाका! ट्रेन हिंसक रूप से हिल गई और राजिता डर के मारे उछल पड़ी। आहह! उसकी चीख ने किकी को झटके से जगा दिया। लड़की ने घबराकर करवट ली, पूछा, क्या हुआ? बाहर कुछ है। राजिता हाँफने लगी, अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने हाल ही में कई भयानक चीज़ों का सामना किया था, इस मुठभेड़ की अचानकता ने उसे झकझोर दिया था। कार 2 में ब्लैकआउट पर्दा किकी द्वारा खींचा गया और डिब्बे की बत्तियां चालू कर दी गईं। दोनों लड़कियों ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर दुनिया घोर अंधेरे में थी, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। क्या हुआ? पूनम ड्राइवर के केबिन से भागती हुई आई। बाहर कुछ था, मैंने देखा। राजिता की आवाज़ बोलते हुए कांप रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राज राइफल हाथ में लिए पास आया। जैसे ही समूह ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राघव कहाँ है? किकी ने पूछा। वह अभी भी बाहर है, पूनम ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता थी जैसे ही उसने उस पर जांच करने के लिए एक वॉकी टॉकी पकड़ा। लेकिन फिर किकी का भाव बदल गया। रुको, क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? सभी चुप हो गए, सुनने के लिए जोर लगाने लगे। रात भयावह रूप से शांत थी, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज़ ही पेड़ों की चोटियों से टकरा रही थी। फिर आवाज़ तेज हो गई, एक सरसराहट जैसे तूफान में पत्तियां एक अत्यधिक कर्कश शोर में बदल रही थी। हूश हूश हूश! ऐसा लगा जैसे यह एक साथ हर दिशा से आ रहा हो, जैसे पृथ्वी स्वयं कांप रही हो। राजिता ने अपने चेहरे को घबराहट में शीशे से दबाया। डिब्बे की बत्तियां मुश्किल से 10 मीटर आगे तक रोशन कर रही थीं, बाकी सब स्याही जैसे अंधेरे में निगल लिया गया था। वह बाहर घूर रही थी, सुन रही थी, उसका भाव पल पल गंभीर होता जा रहा था। अचानक दूरी में उसने अनगिनत काली आकृतियां देखीं। वे मैदान में लहरों में घूम रही थीं, काले सिरों का एक ज्वार आगे बढ़ रहा था। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह चिल्लाई, यह एक ज़ोंबी झुंड है। होश होश! उसके शब्द पूरी तरह से स्थिर भी नहीं हुए थे कि चीखों, गुर्राहटों और दहाड़ों की एक बहरा कर देने वाली लहर सभी दिशाओं से फूट पड़ी। छायाओं के सागर ने परिदृश्य को दबा दिया, जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे अवरुद्ध कर दिया। राघव! पूनम कांप उठी जैसे ही ज़ोंबी झुंड ट्रेन की ओर उमड़ पड़ा। उसके कांपते हाथों ने वॉकी टॉकी को कसकर पकड़ लिया। उसने राघव को बाहर पुकारा, उसकी आवाज़ अत्यंत आवश्यक थी। ट्रेन शुरू करो, किकी ने सहज रूप से चिल्लाया। इससे पहले कि पूनम कुछ कर पाती, इन्फिनिट ट्रेन के इंजन गरज उठे, शक्ति के साथ गड़गड़ाने लगे। राघव के संकेत को पहचानते हुए पूनम ने खुद को शांत किया और ड्राइवर के केबिन की ओर वापस भागी। चलो पीछे चलते हैं, वह अभी भी बाहर है, किकी चिल्लाई जैसे ही उसे अचानक एक विचार आया। राज को पकड़कर वे कार 5 की ओर भागे। धमाका धमाका धमाका! कुछ ही क्षणों में ज़ोंबियों के झुंड ने स्थिर ट्रेन से टक्कर मारी।
उनकी लगातार धमक, पंजा मारना और दहाड़ना स्टील के डिब्बों को रात में गूंजते हुए ढोल की तरह हिला रहा था। आवाज़ बहरा कर देने वाली थी, मानो कोई भूस्खलन ट्रेन से टकरा रहा हो। कश्श। हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट खुला, जैसे ही किकी और राज हाथ में बंदूकें लिए तैयार खड़े थे। बुरे आदमी, क्या तुम बाहर हो? किकी चिल्लाए। धमाका, धमाका, धमाका। विंड कैनन की तेज गड़गड़ाहट ज़ोंबियों की खोपड़ियों को चीरती हुई गुजरी, ट्रेन के हल से टकराकर गरज की तरह गूंज रही थी। उन जानवरों को अंदर मत आने देना, राघव की आवाज़ बाहर से चिल्लाए। राघव फुर्ती से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदा, ज्वार की लहरों की तरह उमड़ते ज़ोंबियों से बचते हुए। उसका थका हुआ शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। पहले माल भाड़ा इलेक्ट्रिक इंजन को खत्म करने से उसकी ताकत लगभग समाप्त हो गई थी। अब जैसे ही पूनम ने ट्रेन को शक्ति दी, राघव ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। वह पूरी गति से आगे बढ़ा, ये जानते हुए कि वह रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसके आसपास का दृश्य मिस्ट आउटपोस्ट के डरावने दृश्यों से भी बदतर था। ज़ोंबी झुंड का विशाल आकार हैरान कर देने वाला था, और राघव केवल ये सोच सकता था कि ऐसी विशाल वृद्धि किस कारण हुई होगी। दांत पीसते हुए वह ट्रेन के टेलगेट को आधा नीचे करने में कामयाब रहा, अंदर चढ़ने के लिए बस पर्याप्त जगह छोड़ दी। धमाका, धमाका, धमाका। बंदूक की आवाज़ हवा में भर गई जैसे ही किकी और राज अंदर तैनात थे, चढ़ने की कोशिश कर रहे ज़ोंबियों पर गोलीबारी कर रहे थे। अपना मौका भांपकर राघव ने अपने विंड कैनन से 2 धमाके किए, कई ज़ोंबियों को दूर धकेल दिया। एक छलांग के साथ वह लिफ्ट गेट में संकीर्ण अंतराल से अंदर कूद गया। टेलगेट बंद होने लगा, लेकिन 2 ज़ोंबी अंतराल में फंस गए, गुर्राते हुए और अंदर आने के लिए पंजा मारते हुए। राज ने अपनी बंदूक गिरा दी और दहाड़ा, एक सब्बल पकड़ा। एक जोरदार वार से उसने दोनों ज़ोंबियों के सिर कुचल दिए। एक तेज ठोकर ने उनके निर्जीव शरीर को बाहर गिरा दिया और टेलगेट धड़ाम से बंद हो गया। राज, यहीं राजिता के साथ रुको। किकी, मेरे साथ आगे आओ, राघव ने बिना एक पल बर्बाद किए चिल्लाया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, राघव इंजन की ओर दौड़ा, गैस टरबाइन को उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए अपने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। भुर्रर्रर्र, बूम, बूम। ट्रेन के सामने ज़ोंबियों ने इंजन को पूरी तरह से घेर लिया था। हालांकि झुंड ट्रेन के द्रव्यमान की तुलना में शक्ति में नगण्य था, उनकी भारी संख्या ने एक अवरोध बना दिया जिसने इसकी त्वरण को धीमा कर दिया। ट्रेन के पहियों के नीचे हड्डियों और शरीरों को कुचलने की पीड़ादायक आवाज़ भयानक थी, एक तीखी आवाज़ जिसने सभी की रीढ़ में सिहरन भेज दी। त्वरण जारी रखो, राघव चिल्लाया। पूनम ने अपना होंठ काटा और पूरी ताकत से थ्रॉटल को आगे धकेल दिया। किकी, सामने साफ करो। सिर हिलाते हुए किकी ने अपने दांत भींचे और ड्राइवर के केबिन में कदम रखा। उसने अपना हाथ ट्रेन के सामने की ओर बढ़ाया। बूम, एक अदृश्य शॉकवेव फूटी, सैकड़ों ज़ोंबियों को इंजन से दूर धकेल दिया। लेकिन राहत संक्षिप्त थी। चींटियों की तरह झुंड सेकंडों के भीतर वापस आ गया, नई भयंकरता के साथ ट्रेन की ओर उमड़ पड़ा। गति बढ़ रही है, पूनम ने दृढ़ आवाज़ में पुकारा। राघव ड्राइवर की सीट पर खिसक गया, उसकी निगाह कठोर थी। नियंत्रणों को कसकर पकड़े हुए उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। वह गुर्राया, उन सबको कुचल दो। भुर्रर्रर्र। वेल 03E हैवी गैस टरबाइन इंजन और RG7F इलेक्ट्रिक इंजन के इंजन एक साथ गरजे, दसियों हज़ारों हॉर्स पावर को मुक्त करते हुए। अजेय बल के साथ ट्रेन आगे बढ़ी, शक्ति और विनाश के एक उन्माद में अंतहीन ज़ोंबी ज्वार के माध्यम से पीसती चली गई। अध्याय 60, टूटी हुई पटरियां। धमाका, धमाका, धमाका। विशाल इंजन अंतहीन अंधेरे में एक क्रोधित जानवर की तरह दहाड़ रहा था। इसके डिब्बों के लोहे के पहिए ज़ोंबी झुंड के प्रभाव से डगमगा रहे थे, थोड़ा झुककर वापस पटरियों पर गिर रहे थे। पटरियों से हर टकराव चकाचौंध भरी रोशनी की चिंगारी पैदा कर रहा था। ये ठंडी औद्योगिक मशीन पागलपन की हद तक ज़ोंबियों की अंतहीन लहर को काट रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे और भोर होने में अभी भी कम से कम 10 घंटे बाकी थे। ट्रेन में सवार सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर हैं। उनकी डरी हुई आंखें उनकी ओर उमड़ते ज़ोंबियों के ज्वार पर टिकी थीं। ये बहुत असामान्य है, इतने सारे क्यों हैं? पूनम ने सदमे में चिल्लाया। किकी ने भौहें सिकोड़ी, उसका भाव तनावपूर्ण था। हाँ, ये चीज़ें ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे पागल हो गई हों। धमाका, धमाका, धमाका। ट्रेन के तेज होने पर भी ज़ोंबी इंजन के सामने से टकराते रहे, खून और मांस को विंडशील्ड पर पोत रहे थे जब तक कि यह लगभग पूरी तरह से ढंक नहीं गया।
राघव ने खून साफ करने के लिए स्प्रेयर्स को जल्दी से सक्रिय किया, लेकिन जब किकी ने बढ़ती दृश्यता देखी तो वह तेजी से डिब्बे संख्या 2 की ओर भागी। ज़ोंबियों के अथक हमले ने आगे की ट्रैक की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार को बेकार कर दिया। ट्रेन के चालक दल को आगे के रास्ते की जांच के लिए छत पर लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ा। धप धप धप, छत पर चढ़ते ज़ोंबी ट्रेन की बढ़ती गति से फेंक दिए गए, उनके गुस्से की दहाड़ें चारों ओर गूंज रही थीं। टकराव टकराव, विशाल अंधेरे मैदान पर गहरे लाल रंग की ट्रेन एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ रही थी, अपने रास्ते में ज़ोंबी झुंड को ऐसे तोड़ रही थी जैसे सब्जियों को काटा जा रहा हो। ट्रेन के पीछे ज़ोंबियों का एक सागर एक ज्वार की लहर की तरह उमड़ रहा था, दहाड़ते हुए पीछा कर रहा था। दृश्य पूरी तरह से विनाशकारी था। धड़ाम, अचानक ट्रेन के सामने से एक जोरदार टक्कर गूंजी। राघव का भाव बदल गया जब उसने एक फटा हुआ, पीला और कमजोर प्राणी को इंजन से चिपके हुए देखा। उसका एक मानव चेहरा था जिसमें धंसी हुई आंखें और एक रक्त लाल मुंह एक भयानक मुस्कान में मुड़ा हुआ था, जो पलक झपकाए बिना उसे घूर रहा था। प्राणी को देखकर पूनम डर के मारे चिल्ला उठी। राघव तुरंत रक्षात्मक रूप से उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने राक्षस को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में परिचितता की एक झलक आई, वह किसी जाने पहचाने व्यक्ति जैसा लग रहा था। चिराग, उसे एहसास हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। चिराग की विकृत आकृति, अब एक राक्षस, ने अपनी खोखली आंखें राघव पर टिका दीं। वह अजीब तरह से मुस्कुराया, अपने दांत दिखाए और एक भद्दी आवाज में कर्कश होकर बोला, भागो भागो, और तेज। हे, आवाज उसके सड़ते हुए श्वास नली से आई, जैसे एक फटी हुई दौड़कनी से हवा निकल रही हो। यह क्या बकवास है? पूनम ने घबराहट में पूछा। ये निश्चित रूप से इंसान नहीं है, राघव ने गंभीरता से जवाब दिया। वह नहीं जानता था कि चिराग क्या बन गया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका अचानक दिखना कोई संयोग नहीं था। अच्छा नहीं, आगे टूटा हुआ पुल है। किकी की आवाज़ पीछे से गूंजी। उसने अभी अभी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को सक्रिय किया था, जो अलार्म बजा रहा था। राघव मुड़ा और देखा कि चिराग ट्रेन के सामने से गायब हो गया था। हेडलाइट्स ने आगे की पटरियों को रोशन किया, जिसमें एक रेलवे पुल एक पहाड़ी घाटी के पार फैला हुआ दिखाई दिया। पुल के बीच में एक विशाल अंतराल था, कम से कम 7 या 8 मीटर चौड़ा। पटरियां पूरी तरह से कटी हुई थीं। लानत है, राघव का दिल डूब गया। वह बूढ़ा जानवर, उसने जल्दी से जोड़ लिया, चिराग ने शायद पुल को तोड़फोड़ कर दिया था। ये राक्षस जो कुछ भी बन गया था, उसके पास बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और यहाँ तक कि एक ज़ोंबी झुंड को बुलाने के लिए पर्याप्त भयानक क्षमताएं थीं। ट्रेन रोको, पूनम ने घबराकर चिल्लाया। राघव की पहली वृत्ति ब्रेक मारने की थी, लेकिन इन्फिनिट ट्रेन अभी अभी पूरी गति से ज़ोंबी झुंड से गुजरी थी। उसका मैकेनिकल हॉट स्थिति का विश्लेषण करने के लिए ओवरड्राइव में चला गया। उनकी वर्तमान गति पर समय पर रुकना लगभग असंभव था। अगर वे रुकने में कामयाब भी हो जाते तो वे ज़ोंबी ज्वार में फंस जाते। राघव का दिल धड़क रहा था जब उसने अपने विकल्पों को तौला। तभी एक पतली आकृति आगे बढ़ी। किकी की आंखें हल्की सी चमक उठीं, एक संकेत है कि उसकी क्षमता तेजी से उमड़ रही थी। रुकना नहीं, हम पार कर जाएंगे, वह चिल्लाए। राघव का चेहरा सदमे में झुक गया। क्या तुम पागल हो? किकी उसकी ओर मुड़ी, उसका छोटा चेहरा कांप रहा था लेकिन दृढ़ था। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ट्रेन आसमान में उड़ सकती है? चलो मिलकर काम करते हैं, हम इसे पार कर सकते हैं। आसमान में उड़ना, शब्दों ने राघव के दिमाग में एक चिंगारी जलाई। वह जानता था कि अब पीछे हटना नहीं है। दांत पीसते हुए वह दहाड़ा, संभालो पूनम टीचर। उसने नियंत्रण कंसोल को कसकर पकड़ा, उसके शरीर की हर नस किनारे पर थी क्योंकि उसका मैकेनिकल हॉर्न गर्जना करने लगा। भुर्रर्रर्र, विशाल खाई का सामना करते हुए विशाल औद्योगिक जानवर ने फिर से तेज होना शुरू कर दिया। किकी का चेहरा भूतिया पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपनी चमकती आंखें आगे की अंधेरी पहाड़ी घाटी पर केंद्रित कीं। उसके होंठ एक दृढ़ रेखा में कस गए क्योंकि रक्तवाहिकाएं उसकी आंखों में फैल गईं। धमाका धमाका धमाका, 20 मीटर, धमाका धमाका धमाका, 10 मीटर, धमाका धमाका, 5 मीटर। अंतिम क्षण में किकी ने एक तेज चीख निकाली और दोनों हाथ ऊपर उठाए। टकराव टकराव, 200 टन वजनी वेल 03 हैवी गैस टर्बाइन इंजन पटरियों से उठा। उसका अनुसरण करते हुए 340 टन का RG-7F इलेक्ट्रिक इंजन हवा में उड़ गया, मानो एक अदृश्य शक्ति ने पूरी ट्रेन को उठा लिया हो। इंजन ने शून्य के पार एक साहसी चाप बनाया। समय जम गया।
पूनम की भयभीत निगाह राघव के भयंकर दृढ़ संकल्प से मिली। किकी की खून से सनी आंखें एक तीव्र प्रकाश से चमक उठीं। धप धप, एकमात्र आवाज उनके दिल की धड़कन थी। टूट। ट्रेन एक हिंसक प्रभाव के साथ उतरी। पहियों के पटरियों से टकराने की चीख पहाड़ों पर गूंज उठी। डिब्बे संख्या 5 में राजिता और राज ने झटके को महसूस किया क्योंकि एक विशाल बल ट्रेन से गुजर गया। धमाका। एक फ्लैटबेड कार से बंधी एक जीप टूट गई और नीचे घाटी में उड़ गई, एक गूंजते धमाके के साथ टूट गई। टकराव टकराव। अराजकता के बावजूद ट्रेन ने चमत्कारिक रूप से अपना पैर जमा लिया और आगे दौड़ना जारी रखा। सभी ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। राघव। पूनम चिल्लाई, उसकी आवाज कांप रही थी। राघव मुड़ा और देखा कि किकी जमीन पर ढह रही है, उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा है। उसकी सांस कमजोर थी। वह उसे सहारा देने के लिए दौड़ा, उसकी स्थिति की गंभीरता से घबराया। जल्दी, मेडिकल किट। उसकी आंखों को देखो, पूनम ने भय से चिल्लाया। राघव ने किकी की पलकें खोली और उसकी परितारिकाओं में काली नसें फैली हुई देखीं। उसकी पुतलियां अस्पष्ट और कांच जैसी थीं। जैसे ही उसने उसे घूरा, चक्कर आने लगे। एक शक्तिशाली बल उसकी ताकत को निकालता हुआ लगा। एक पल में उसके दिमाग में नर्क से रोने की आवाज फूट पड़ी, उसके कानों को भर दिया और उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। राघव लड़खड़ाया और फर्श पर गिर गया।